सो रीड दिस इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली। इसके बेसिस के ऊपर देयर आर क्वेश्चंस। सो जेड गारमेंट्स हैं, एक फर्म का नाम है जेड गारमेंट्स। और ये काम क्या करती है? ये गारमेंट्स एक्सपोर्ट करती है। कहाँ? यूएस को। सो बैंक से वो एक्सपोर्ट लिमिट ले रहे हैं जिसका अमाउंट है 5 करोड़ रुपीस का। पास्ट में उन्होंने शिपमेंट्स की, यानी गुड्स भेजी, गारमेंट्स भेजे कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर। किसको भेजे? पीटर प्राइवेट लिमिटेड को, जो यूएसए में काम करते हैं और वो उनके एजेंट हैं इनके। तो गारमेंट की वैल्यू थी 1.2 मिलियन यूएस डॉलर की। और ये लोग जो एजेंट हैं, दे कुड नॉट सेल द गारमेंट्स बिकॉज ऑफ द डिमांड इशू। तो वहां यूएस के अंदर डिमांड इशू थे, तो वो इसको नहीं बेच पाए। और अब ये ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 15 मंथ्स, 15 महीने से ज्यादा हो गया, ये ओवर ड्यू हो गए। और अनसोल्ड जो स्टॉक पड़ा है वो भी एजेंट ने वापस नहीं किया है। एक्सपोर्टर एंड बैंक, इनके पास, दोनों के पास ईसीजीसी की गारंटी कवर है। बैंक फॉलोअप कर रहा है विद देम फॉर लिक्विडेशन रीपेमेंट ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। ये जो 1.2 मिलियन आउटस्टैंड कर रहा है, इसको रिपे करने के लिए बैंक जोर लगा रहा है। और इसके अलावा ईडीपीएमएस सिस्टम में एंट्री हो चुकी है कि ये आउटस्टैंडिंग है अमाउंट। और एक्सपोर्टर को लगता है कि फर्म विल बी एडेड टू लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स बाय ईडीपीएमएस। तो एक्सपोर्टर को यह भी डर है कि मेरा नाम डिफॉल्टर लिस्ट में आ जाएगा ईडीपीएमएस के अंदर। तो आई होप कि आपने ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ ली है और इस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। पहले तो मुझे इस बात का कंफर्मेशन दे दीजिए, किसी भी केस स्टडी में इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे कंफर्म कर दीजिए, यू हैव गॉन थ्रू दिस इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड यू अंडरस्टैंड दिस इंफॉर्मेशन वेरी वेल। यस, क्विकली कंफर्म कर देंगे कि इस इंफॉर्मेशन को आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। सो जब तक आपका कंफर्मेशन नहीं आता मुझे वेट करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं क्वेश्चंस को डिस्प्ले करूंगा जिनके आंसर हमें इसी आधार पे प्रोवाइड करने होंगे। अभी 4 या 5 लोगों ने बताया कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन को रीड कर लिया है। मैं बाकी लोगों से वेट कर रहा हूं। तो जब तक आप मुझे कंफर्म नहीं करेंगे ऑल ऑफ यू कि आपने इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, तो आई हैव टू वेट। तब तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा। सो आई एम स्टिल वेटिंग। लिखना जरूरी नहीं है, आपने पढ़ना है। चलिए, अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, और उससे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, कंसाइनमेंट बेसिस का एक्सपोर्ट क्या होता है? व्हाट इज दिस कंसाइनमेंट? एक्सपोर्ट 2 तरह का होता है। एक एक्सपोर्ट होता है आउटराइट सेल का, सो जिसमें गुड्स बेच दी, परचेज हो गई, बात खत्म हो गई। और दूसरा कंसाइनमेंट का। कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट में गुड्स भेजी जाती हैं एक्सपोर्ट करके किसी एजेंट को, जैसा हमारी इस एग्जांपल में पीटर प्राइवेट लिमिटेड को, और फिर एजेंट गुड्स को सेल करता है। जैसे जैसे गुड्स सेल होती हैं, एजेंट वैसे वैसे पैसा रिटर्न करता रहता है टू द एक्सपोर्टर। तो यहां पे हमारा जो क्वेश्चन है वो आउटराइट एक्सपोर्ट का नहीं है, ये वाला नहीं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन ये वाला है, कंसाइनमेंट सेल का। इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होंगे, इसी से रिलेटेड उनका हमने रिप्लाई प्रोवाइड करना होगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आई एम श्योर कि ट्रांजैक्शन को भी आपने अच्छे से
समझ लिया होगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द फेमा प्रोविजन फॉर एक्सपोर्ट्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। सो फेमा के जो प्रोविजंस हैं एक्सपोर्ट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस से वो नीचे वाले हैं, लेकिन एक्सेप्ट एक्सेप्ट कौन सा? सो इट इज नॉट एक्सपेक्ट, इट इज एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट व्हाट का मतलब है इनमें से कौन सा गलत रहेगा। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इन सभी ऑप्शंस को ध्यान से रीड करिए। तो कौन सा इसके अंदर हमें गलत लगता है ये हमें बताना है। गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू एजेंट कंसाइनी फॉर सेल अब्रॉड। Sale proceeds are remitted by the consignee agent after deducting the relevant expenses incurred. Unsold goods are not sent back to the exporter. Goods are delivered to the consignee on the basis of trust receipt. तो ये फेमा के रूल्स हैं, इनमें कौन सा रूल गलत है वो रूल हमें बताना होगा। तो चलिए फेमा के रूल्स को हम ठीक से जान लेते हैं। फेमा का पहला रूल क्या कहता है कि गुड्स एक्सपोर्ट की जाएंगी एजेंट को या कंसाइनी को फॉर सेल अब्रॉड। ये तो सही हो गया। नंबर 2, सेल प्रोसीड्स रिमिट करेगा कंसाइनी एजेंट आफ्टर डिडक्टिंग द रेलेवेंट एक्सपेंसेस। जो कंसाइनी का या एजेंट का खर्चा होगा उसमें से वो घटा लेगा जो सेल प्रोसीड्स होंगे, बाकी का पैसा रिमिट कर देगा। सो दिस ऑल्सो इज करेक्ट। अनसोल्ड गुड्स वापस नहीं भेजी जाएंगी, तो ये वाला गलत है। अगर गुड्स अनसोल्ड हैं तो उनको एजेंट वापस भेजेगा, तो इसमें ये गलती होगी। लेकिन हम डी को भी देख लें, कहीं वो तो गलत नहीं है। गुड्स आर डिलीवर टू द कंसाइनी ऑन द बेस ऑफ ट्रस्ट रिसीट। तो जो कंसाइनी को गुड्स डिलीवर की जाएंगी वो ट्रस्ट रिसीट के बेसिस के ऊपर की जाएंगी, तो ये भी उसके अंदर करेक्ट है। यानी इसके अंदर हमारा फेमा रूल्स में ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, डी करेक्ट है, सी के अंदर जो अनसोल्ड गुड्स हैं इनको वापस भेजा जाएगा, नॉट वर्ड इसके अंदर गलत है। तो ये हमारा आंसर है। तो 1 नंबर हमें मिल जाएगा अगर हमने सही आंसर बता दिया तो। और फ्रेंड्स ये एक्चुअल केस स्टडी है जो आपको जून 22 एग्जाम में पूछी गई। इसको थोड़ा रिफाइन कर दिया है वर्डिंग को, लेकिन ये एक्चुअल केस स्टडी है जो उस एग्जाम में पूछी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द बेस्ट टाइप ऑफ ईसीजीसी कवर विच शुड हैव बीन टेकन बाय आर अप्रैल नहीं जेड गारमेंट्स। मैं इसको सही कर देता हूं। पॉलिसी शॉर्ट टर्म कवर, एक्सपोर्टर्स स्पेसिफिक बायर पॉलिसी, कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट स्टॉक होल्डिंग एजेंट पॉलिसी, एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी। तो कौन सी पॉलिसी इनको लेनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या आंसर आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 2 का? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द आंसर? कौन सी पॉलिसी उनको लेनी चाहिए? वैसे इसका आंसर आसान है, क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, ऑप्शंस के अंदर ही स्पेसिफिक पॉलिसी है कंसाइनमेंट की, तो बड़ी आसानी से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यह है कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी, जिसमें स्टॉक होल्डिंग एजेंट पॉलिसी रहेगी। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट आर द रिस्क्स फेस्ड बाय दिस एक्सपोर्टर? सो जेड एक्सपोर्टर को कौन कौन से रिस्क हैं? तो व्हाट आर द रिस्क फेस्ड बाय जेड एक्सपोर्टर? क्रेडिट रिस्क है इसको, कि लीगल रिस्क है, कि बायर रिस्क है? तो हमने बताना है इनमें से 1 and 2 ओनली, या 2 and 3 ओनली, या 1 and 3 ओनली, या 1 2 3 सारे के सारे। तो ए बी सी में से इनको कौन कौन से रिस्क हैं ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो कौन कौन से वो रिस्क फेस कर रहे हैं? सो विच रिस्क दे आर फेसिंग? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्रेडिट रिस्क है उनको, कि लीगल रिस्क है, कि बायर रिस्क है? सो आंसर डी ज्यादा दिया जा रहा है। लेट मी टेल यू, आंसर डी सही नहीं है। आंसर डी इज रॉन्ग। आंसर डी गलत आंसर है। अब आपको चूज करना है, आंसर डी तो नहीं है, तो फिर कौन सा आंसर रहेगा?
क्वेश्चन नंबर 3, विच रिस्क विल बी देयर, कौन सा रिस्क इनको है? तो रिस्क कौन सा इनको नहीं होगा या होगा? तो इस केस में क्योंकि वो कंसाइनमेंट एजेंट है इसीलिए बाय रिस्क तो होगा नहीं। क्रेडिट रिस्क पैसा फंसा हुआ है तो क्रेडिट रिस्क तो है और लीगल रिस्क भी है, तो इसलिए इसमें आंसर बन जाएगा ए। तो इसमें क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व है, इसमें लीगल रिस्क भी इन्वॉल्व है, तो 2 रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 4, इन एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल एक्सेप्ट। सो कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी उसको छोड़ के? इट शुड बी एक्सेप्ट, नॉट एक्सपेक्ट। सो विच इंफॉर्मेशन will not be available except corresponding export has been made and shipping bill data is available. That shipping bill is outstanding and payment has not been realized yet. That payment for shipping is overdue beyond stipulated period under FEMA. That export has been made on consignment basis. इनमें हमने बताना है कौन सा फैक्ट गलत है, गलत कौन सा फैक्ट है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। Which one is wrong? EDPMS के अंदर इनमें से कौन सी जानकारी नहीं दी जाएगी? ए, बी, सी या डी? और लीगल रिस्क, लीगल रिस्क इज बिकॉज अब इनको केस सूट फाइल करना पड़ेगा, वहां से गुड्स वापस नहीं आई, दैट इज वाई लीगल रिस्क विल बी देयर। क्वेश्चन नंबर 4, इस केस स्टडी से आपको ये पता चलेगा कि ये जो हम सो बायर रिस्क विल नॉट बी इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें कोई बायर इन्वॉल्व नहीं, 2 कंसाइनमेंट एजेंट है वो। तो क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी जानकारी ईडीपीएमएस में नहीं होगी? सो आंसर सी, आंसर बी, आंसर सी। सी आंसर ज्यादा है, डी आंसर भी बीच में है। फ्रेंड्स, ईडीपीएमएस में कौन सा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगा? तो नोट कर लेते हैं कौन सा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपोर्ट कर दिया गया है, शिपिंग बिल डेटा अवेलेबल है, ये तो रहेगा। देन शिपिंग बिल आउटस्टैंड करता है और पेमेंट अभी आना बाकी है, तो ये इंफॉर्मेशन भी रहेगी, सो बी भी रहेगा। पेमेंट शिपिंग बिल का ओवरड्यू है, तो ये जानकारी भी दे दी कुछ है। एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर क्या है, ये जानकारी देने की जरूरत नहीं है, हेंस आवर आंसर विल बी डी। तो डी हमारा आंसर बन जाएगा इस केस के अंदर, तो ये जानकारी बताने की जरूरत नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन बाय द एक्सपोर्टर। कौन सा एक्शन एक्सपोर्टर ले सकता है? सो कौन सी एक्शन एक्सपोर्टर ले सकता है? सो द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन बाय जेड एक्सपोर्टर एक्सेप्ट request the bank for extension of time for realization of export according to FEMA, arrange for return of consignment if they are not getting sold by top government of USA, avail protection under ECGC policy purchased by them, and avoid all exports to USA in future. तो इसमें मैं ये नेम ठीक कर देता हूं बी के अंदर, बाय पीटर प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें कौन सी कार्यवाही एक्सपोर्टर नहीं कर सकता ये हमें बताना है, क्योंकि एक्सेप्ट वर्ड है। फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन बाय जेड एक्सपोर्टर एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज मोर अप्रोप्रिएट? आंसर डी, आंसर बी, आंसर डी, आंसर डी, डी। यस, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर डी इसके अंदर करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो बैंक को रिक्वेस्ट कर सकता है एक्सटेंशन के लिए, रिटर्न ऑफ गुड्स वो रिक्वेस्ट कर सकता है,
ईसीजीसी की पॉलिसी जो उसने परचेज की है उसमें प्रोटेक्शन वो मांग सकता है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन वो फ्यूचर में यूएसए का बिजनेस बंद कर देगा ये नहीं सोचेगा वो। इसलिए ये 3 एक्शन उसमें पॉसिबल है, चौथा एक्शन वो नहीं करेगा। अब देखिए इस एस केस स्टडी से ये तो बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि केस स्टडी में केवल कैलकुलेशंस नहीं होती, केस स्टडी कैलकुलेशन के अलावा भी बहुत कुछ होती है। इसीलिए जितनी ज्यादा केस स्टडीज कर सकते हो केस स्टडीज को जरूर कर लो, छोड़िए मत केस स्टडीज को। अब इस केस स्टडी में कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट के बारे में हमें कितनी सारी जानकारी मिल गई है, ईसीजीसी के कवर्स कौन कौन से हैं, फेमा में क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से रिस्क उसमें इन्वॉल्व हैं, कितनी सारी जानकारी एक केस स्टडी से हमें मिल रही है। चलिए अभी किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आज की क्लास को हम वाइंड अप करेंगे।